हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, आप सभी जानते हैं कि हमारी मुगल शैली चल रही थी और जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, बाबर, हुमायूं एंड अकबर। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर, यानी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जहांगीर कालीन चित्रकला। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। आप जो भी पूछना चाहते हैं वो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहांगीर कालीन चित्रकला। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जहांगीर कालीन चित्रकला, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, तो फिर राजा कौन बनेगा, उसका पुत्र यानी जहांगीर। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ये जहांगीर के जन्म मृत्यु का नहीं है, ये इसके शासन करने का है। यानी 1605 में जहांगीर राजा बनता है और 1627 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसके शासन करने का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। जहांगीर के बचपन का नाम है शलीम। इसके बचपन का क्या नाम है, शलीम है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। इसकी माता है जोधाबाई। इसकी माता का क्या नाम है, जोधाबाई। और इसके पिता हैं अकबर और इसकी पत्नी का नाम है नूरजहां। स्टार्टिंग में इसका नाम होता है मेहरुन्निसा, लेकिन बाद में जो जहांगीर है ये उपाधि देता है नूरजहां की, तो बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, नूरजहां। अब आगे हम इसके बारे में डिटेल से सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अकबर द्वारा स्थापित मुगल चित्रकला का विकास जहांगीर के समय में चरम पर पहुंच जाता है। यानी अकबर ने चित्रकला में जो काम करवाया था वो आगे चलकर जहांगीर के समय में चरम पर पहुंच जाता है और उसे चित्रकला के प्रति प्रेम और सुरुचि, जो रुचि है, अपने पिता से विरासत में मिली थी। क्योंकि अकबर का भी मन चित्रकला के प्रति काफी था, तो उसी प्रकार से जो उसका पुत्र है उसका भी मन चित्रकला में लगता था। और इसके बचपन का नाम शलीम है, जो अभी आपको बताया गया है। इसका नाम शलीम क्यों है तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उसका जन्म 1569 में एक महान मुसलमान संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। तो जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होने के कारण इसका नाम अकबर क्या रखता है, शलीम। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसका नाम शलीम क्यों था, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप लिख लेंगे। फिर आगे समझिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पर 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और इसके बाद में जहांगीर के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठता है। तो स्टार्टिंग में इसका नाम क्या होता है, शलीम, लेकिन जब ये राजा बनता है तो फिर ये जहांगीर के नाम से जाना जाने लगता है। और जहांगीर चित्रकला का बहुत ही पारखी था, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जहांगीर जो है ये चित्रकला का बहुत पारखी था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पॉइंट आप जरूर मेंशन करके आइएगा, ठीक है। वह अपनी पसंद के चित्र बनवाने में बहुत सारा धन खर्च कर देता था और उसने अकबर की कला परंपराओं को आगे बढ़ाया। यानी अकबर ने जो कला परंपराएं स्थापित की थी उनको जहांगीर आगे बढ़ाता है। और नूरजहां के उसकी प्रिया बनने के बाद उसकी जो चित्रकला में रुचि है वो और अधिक बढ़ जाती है। आगे चलकर अभी आप पढ़ेंगे, नूरजहां की ये छवि भी बनवाता है, यानी चित्र बनवाता है। कला मर्मज्ञ जो राय कृष्ण दास जी हैं, ये जहांगीर के बारे में लिखते हैं, समझिएगा इसे। जहांगीर बड़ा ही सहृदय, सुरुचि संपन्न, परले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, वृक्ष, खग, मृग विज्ञानी, संग्रहकर्ता, यानी जो चीजें उसको अच्छी लगती थी उनका वो संग्रह कर लेता था, अपने पास में रख लेता था। विशद वर्णनकार,
पक्का जिज्ञासु, पक्का जिज्ञासु भी था ये, और निसर्ग निरीक्षक व प्रज्ञावादी था। जिस बात को उसकी बुद्धि गवारा ना करती थी, यानी जो बात उसे पसंद नहीं आती थी, उसे वह अपने पास फटकने भी ना देता था। तो ये था जहांगीर, और जहांगीर के बारे में ये कौन लिखता है? राय कृष्णदास जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जहांगीर श्वास रोग से पीड़ित था। ये श्वास रोग से पीड़ित था और 1627 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लाहौर में से दफना दिया जाता है। जहांगीर जो है ये शुरुआत से ही, यानी जब ये वही 20-22 साल का होता है, तो ये नशीली चीज़ों का सेवन करने लगता है और जिसके कारण ये श्वास रोग से पीड़ित हो जाता है। फिर 1627 में इसकी डेथ हो जाती है और इसे लाहौर में दफना दिया जाता है। इसकी मृत्यु के 9 वर्ष बाद जो इसकी पत्नी है नूर जहां, इसकी भी डेथ हो जाती है और उसे जहांगीर के मकबरे के पास में ही दफना दिया जाता है। तो नूर जहां को भी जहांगीर के मकबरे के पास में ही दफना दिया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है जहांगीर का चित्र प्रेम, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में लॉन्ग में पूछा ही जाना है कि जहांगीर चित्रकला प्रेमी था। इस पॉइंट की पुष्टि कीजिए, यानी प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन हैं वो जहांगीर टाइम पीरियड से पूछे ही जाते हैं। आपको सैंपल पेपर भी दिखाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। जहांगीर के चित्र विश्लेषण बुद्धि की प्रशंसा उसकी स्वरचित पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी में ही नहीं, अपितु उसके समय के अनेक यूरोपियन यात्रियों ने भी की है, जिनमें से एक यूरोपीय यात्री का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो जहांगीर कालीन चित्रकला के संबंध में इंग्लैंड के राजदूत, देखिए इंग्लैंड का एक राजदूत है जिसका नाम है सर टॉमस रो, ये अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है। क्या लिखता है देखिए यहाँ पर, समझिएगा कि ये जहांगीर के बारे में क्या लिखता है। बादशाह को, कौन बादशाह? जहांगीर। बादशाह को मैंने एक चित्र दिया था। मुझे विश्वास था कि भारत में उसकी नकल होना यानी कॉपी होना असंभव है। तो जो सर टॉमस रो है ये अपने यहाँ से यूरोप से एक चित्र लेकर आता है और जहांगीर को भेंट करता है। उसे पूरा विश्वास था कि इसकी जो प्रति है या फिर इसकी जो नकल है ये भारत में होना तो संभव है ही नहीं, असंभव है। फिर एक दिन बादशाह यानी जहांगीर मुझे बुलाकर पूछता है कि उस चित्र के तदतु प्रतिकार को क्या दोगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जहांगीर कहता है कि अगर इस चित्र की मैं दूसरी प्रति बनवा लूं यानी कॉपी करवा लूं, सेम ऐसे ही चित्र अगर बनवा लूं, तो जो चित्रकार उस प्रति को बनाएगा उस प्रतिकृतिकार को यानी उस चित्रकार को तुम क्या दोगे। तो मैंने कहा कि चित्रकार का पुरस्कार है 50 रुपए। ये कौन कहता है? सर टॉमस रो। कि अगर इसकी कॉपी तुमने बनवा ली तो उस चित्रकार को मैं 50 रुपए दूंगा। उत्तर मिला कि मेरा चित्रकार मनसबदार है। ये कौन कहता है? जहांगीर। जहांगीर कहता है कि मेरा जो चित्रकार है वो कोई मामूली चित्रकार नहीं है, मामूली पेंटर नहीं है, वो मनसबदार है यानी उच्च पद पर है। उसके लिए 50 रुपए का जो पुरस्कार है ना वो बहुत थोड़ा है, बहुत मामूली है। फिर रात में पुनः मुझे बुलाया गया। सर टॉमस रो कहता है कि रात में पुनः मुझे बुलाया गया और मुझे मेरे चित्र के जैसे 6 चित्र और दिखाए गए, यानी वैसे ही सेम वैसे ही 6 चित्र और दिखाए गए। और फिर कहा गया कि इनमें से अपना चित्र छांट लीजिए, यानी जो तुम्हारा चित्र है वो छांट लो इसमें से। कुछ कठिनाई से मैंने अपना चित्र पहचान लिया, यानी कुछ कठिनाई हुई उसको अपना चित्र पहचानने में, और मैंने प्रतिकृतियों के अंतर बताए। तो इससे ये प्रकट होता है कि वह चित्रकारों को बहुत सम्मान देता था, उनका आदर करता था तथा चित्रों के प्रति उसका बड़ा लगाव था। अगर लगाव ना होता तो ऐसी बातें वो करता ही क्यों? चित्र ले लेता, उसे कहीं रख देता या फिर लगवा देता। लेकिन उसकी चित्रों में बहुत रुचि थी और चित्रकारों का भी वो आदर करता है। तभी तो वो कहता है कि मेरा जो चित्रकार है वो कोई मामूली नहीं है, मनसबदार है। उसको जो 50 रुपए तुम दे रहे हो ना, ये बहुत थोड़ी रकम है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। एक और यहाँ पर पॉइंट समझिएगा। जहांगीर के चित्रों के पारखी होने की कथा उसने स्वयं
जहांगीरनामा में लिखी है। जहांगीरनामा क्या है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा है, जिसमें जहांगीर स्वयं लिखता है कि मेरी चित्र के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक की बढ़ गई थी कि प्राचीन यानी पुराने एवं नवीन उस्तादों, उस्ताद का मतलब है जो एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पर चित्रों की बात हम कर रहे हैं, तो उस्तादों में चित्रकार ही आएंगे, यानी जो एक्सपर्ट चित्रकार हैं, अच्छे चित्रकार हैं। तो जहांगीर कहता है कि चित्रों के प्रति मेरी रुचि यहाँ तक की बढ़ गई थी कि प्राचीन एवं नवीन चित्रकारों में जिस किसी का काम, जो कार्य है, वो मेरे सामने आता है तो मैं उसका नाम सुने बिना ही झट से उसे पहचान लेता हूँ। कार्य देख कर ही वो पहचान लेता है कि ये काम किसके द्वारा किया गया होगा, कि यह अमुक उस्ताद के द्वारा बनाया गया है। यदि एक चित्र में कई चेहरे हों और एक चेहरा अलग अलग चित्रकार द्वारा बनाया गया हो, तो भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किसके द्वारा बनाया गया है। और आगे लिखता है कि यदि एक ही चेहरे में आंख किसी की भावें किसी की बनाई हूं, तब भी मैं पहचान लूंगा कि बनाने वाला कौन है। तो आप समझ सकते हैं ना कि जहांगीर को चित्रकला में कितना प्रेम था और वो कितना पारखी था कि अगर एक चेहरा बना हुआ है और आंखें किसी दूसरे चित्रकार ने बनाई हैं, नाक किसी दूसरे चित्रकार ने बनाई है, और जो ओठे हैं, लिप्स, वो किसी दूसरे चित्रकार ने बनाए हैं, हेयर किसी दूसरे चित्रकार ने बनाए हैं, तो वो सारा बता देता कि ये काम किसका है। ठीक है, तो जहांगीर का ये जो स्वकथन है एक सम्राट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे ये स्पष्ट होता है कि जहांगीर प्रतिदिन अपने चित्रकारों को, उनका जो कार्य है उसको निरखा परखा करता था, यानी देखा करता था कौन जो पेंटर है वो किस प्रकार का काम कर रहा है। नहीं देखेंगे तो आप इतना बारीकी नहीं जान पाएंगे। जैसे टीचर जब क्लास में पढ़ाता है और बच्चों को ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है, तो वो देखते ही पहचान लेगा कि ये किसकी राइटिंग है। समझ सकते हैं ना आप, ये किसकी राइटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। और कभी आप क्या करते हैं, घर में किसी भाई बहन से काम करवा लिया, तो टीचर जैसे ही देखेगा बोलेगा ये तुम्हारा लिखा तो नहीं है, किसी दूसरे ने लिखा है। तो उसी प्रकार से जहांगीर भी यहाँ पर चित्रों को प्रतिदिन उसका जो कार्य है वो देखता रहता है। फिर अगला पॉइंट समझिएगा, जहांगीर चित्रकारों पर बहुत मेहरबान रहता था और उनकी कला की खूब प्रशंसा करता था। आका रिजा नामक ईरानी चित्रकार उसके दरबार में महत्वपूर्ण पद पर था, और उसका जो पुत्र है आका रिजा का, अबुल हसन, ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, या फिर अगर आप लिख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जहांगीर कालीन जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, या फिर जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार है, वो कौन है? अबुल हसन। और उसकी बारीक चित्रकारी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे नादिर-उज़्ज़मा की उपाधि दी थी। किसे? अबुल हसन को। तथा उसके बैलगाड़ी नामक चित्र के लिए 1000 मुद्राएं भी पुरस्कार के रूप में दी थी। किसको? अबुल हसन को। अबुल हसन का एक चित्र था जिसका नाम है बैलगाड़ी, और ये चित्र बहुत ही अच्छा बना था, तो इसके लिए 1000 मुद्राएं इसको पुरस्कार के रूप में जहांगीर देता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अबुल हसन को उस समय का, यानी जहांगीर के टाइम पीरियड का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार या फिर जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन है? तो वो है अबुल हसन। शॉर्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर जहांगीर को शिकार, फूल तथा पशु पक्षियों में विशेष रुचि थी, और उस्ताद मंसूर ने उसके लिए अनेक पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए हैं, जिनमें से है टर्की कॉक, बाज। ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। देखिए, जहांगीर कालीन पक्षी चित्रकार जो है वो मंसूर है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जहांगीर कालीन प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? मंसूर है, उस्ताद मंसूर। उस्ताद का मतलब होता है एक्सपर्ट, ये काफी एक्सपर्ट था। फिर फूल पत्तियों का भी सुंदर एवं सूक्ष्म चित्रण करता है कौन? मंसूर। उसके चित्रों में नक्काशी जैसी बारीकी दिखाई देती है। नक्काशी यानी जो बहुत ही महीन काम होता है, इसलिए वह स्वयं को मंशूर नक्काश कहता है।
मंसूर जो है वो स्वयं को क्या कहता है? मंसूर नक्काश। और जहांगीर ने क्रोध, करुणा, सौहार्द जैसी भावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए चित्र बनवाता था। यानी जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी व्यक्त करने के लिए वो चित्र बनवाता था। और जैसे यहाँ पर एक चित्र है, उसने अपने दरबारी, जिसका नाम है इनायत खां, इसकी दयनीय अवस्था को देखकर उसने सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसका एक चित्र बनवाया था। इनायत खां ये इसका दरबारी था, जिसकी बहुत ही जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है, बीमार होता है। तो इसका भी चित्र कौन बनवाता है? जहांगीर। और वह चित्रकारों को विदेशों में भी भेजता था कि वहां पर जाएं, जो उनकी शैली है उसको सीखें। तो इस प्रकार से ये काम करता था। 1617 से 18 ईस्वी में उसने बिशन दास को ईरान के शाह अब्बास के दरबार में भेजा था। तो जहांगीर ने 1617-18 में उसका जो चित्रकार है बिशन दास, जो कि सभी बनाने में बहुत ही बेस्ट चित्रकार था। सभी यानी कि व्यक्ति चित्र, या फिर जिसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। तो बिशन दास को कहाँ भेजता है? ईरान में शाह अब्बास के दरबार में। और बिशन दास जो है ये शबीह यानी व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण चित्रकार है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। व्यक्ति चित्र बनाने में जहांगीर कालीन निपुण चित्रकार कौन है? बिशन दास। उसने ईरान में शाह अब्बास का एक सजीव चित्र बनाया कि उसके सेवकों ने भी उसे सही पहचाना। यानी इतना रियलिस्टिक था कि उसके सेवकों ने जब देखा तो समझ गए कि हाँ ये शाह अब्बास ही हैं। और इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे हाथी और अन्य पुरस्कार दिए। किसको? बिशन दास को। देखिए ये पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जहांगीर जो है ये चित्रकारों से प्रेम करता था और चित्रकला के प्रति उसका क्या लगाव था, ये हम पढ़ रहे हैं। और नूरजहां का जो छवि चित्र है वो इस काल का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जो कि बिशन दास ने ही बनाया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो नूरजहां की जो छवि बनाई थी बिशन दास ने, ये चित्र। अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में, क्योंकि शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर कालीन किन्हीं 2 कलाकारों का या 4 कलाकारों का उल्लेख कीजिए, तो आपको पता होने चाहिए। अबुल हसन मंसूर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अबुल हसन जो है ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार है और जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। मंसूर जो है ये जहांगीर कालीन बेस्ट पक्षी चित्रकार है। इसने बहुत सारे पक्षियों के चित्र बनाए हैं, अभी आगे आपको बताए जाएंगे। अगले यहाँ पर आते हैं मनोहर। मनोहर जो है ये जहांगीर कालीन जो शिकार दृश्य हैं वो बनाए हैं मनोहर। और जो बिशन दास हैं ये जहांगीर कालीन बेस्ट सभी चित्रकार हैं। यानी जो व्यक्ति चित्रकार बनाए हैं वो इन्होंने बहुत ही बेस्ट बनाए हैं, जैसे अभी आपको बताया गया है नूरजहां की सभी। अगले आते हैं आका रिजा, इनको कहा जाता है नकलची चित्रकार। और फिर हैं मोहम्मद नादिर, ये फूल पौधों के बहुत सारे चित्र बनाते हैं। और विचित्र दौलत, मोहम्मद मुराद, फिर नेक्स्ट हैं शालीवाहन। तो ये कुछ चित्रकार थे जो जहांगीर कालीन हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगला पॉइंट, जहांगीर का पशु पक्षी एवं प्रकृति प्रेम। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, तो समझिएगा यहाँ पर जहांगीर पशु पक्षियों और प्रकृति का बहुत ही प्रेमी था। वह पशु पक्षियों के एल्बम बनाने का शौकीन था। ठीक है। और एल्बम को तब के समय में कहते थे मुरक्का। अगर ये शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मुरक्का क्या होता है। एल्बम, एल्बम तो आप सभी जानते हैं, शादियों की खूबी देखे होंगे। तो मुरक्का को ही एल्बम कहते हैं। और ये पशु पक्षियों के एल्बम बनाने का बहुत ही शौकीन था। उसने उस्ताद मंसूर से सैकड़ों प्रकार के फूलों तथा अनेक पशु पक्षियों के चित्र बनवाए। उस्ताद मंसूर जो पशु पक्षी चित्रकार ही है, तो इसने बहुत सारे जहांगीर के लिए पशु पक्षियों के चित्र बनाए। वह जानवरों के प्रति भी बहुत ही दयालु था। एक बार उसने ठंडे पानी में कांपते हुए हाथी को देख लिया, तो तालाब का पानी गर्म करवाने का आदेश दे दिया। तो आप इस प्रकार के जो पॉइंट हैं वो
अपने क्वेश्चन में लिख कर आइएगा। और तुजु के जहांगीरी के अनुसार उसने मनसा राम नामक हिरण की समाधि पर मकबरा बनवाया और उसकी मूर्ति भी स्थापित करवाई। तो इसका जो ग्रंथ है यानी जहांगीरी नामा, इसमें दिया हुआ है कि जहांगीर जो है ये मनसा राम नामक हिरण की समाधि पर मकबरा बनवाता है और उसकी वहां पर मूर्ति भी स्थापित करवाता है। फिर जहांगीर घुमक्कड़ प्रकृति का था, यानी वो घूमता फिरता रहता था इधर उधर जंगलों में और जंगलों तथा कश्मीर आदि की सैर करता रहता था। उसे शिकार के दृश्यों में विशेष रुचि थी। जहांगीर को शिकार के दृश्यों में विशेष रुचि थी और चित्रकार मनोहर ने उसके लिए शिकार के अनेक चित्र बनाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मनोहर नामक चित्रकार है ये जहांगीर कालीन चित्रकला में इसने जो शिकार चित्र हैं वो बनाए हैं। और यहाँ पर एक चित्र भी है, शेर का शिकार करते हुए जहांगीर, ये इसका प्रसिद्ध चित्र है, किसका? मनोहर का। फिर आगे समझिएगा, अगला पॉइंट आता है जहांगीर कालीन प्रमुख चित्र। तो उसमें पहला चित्र है नूर जहां की शबीह। ये जहांगीर कालीन बेस्ट चित्र है और ये किसने बनाया है? बिशन दास ने। अब कुछ यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र आएंगे जिसमें है चीनी तोता, तुर्की मुर्गा, नील गाय, और ये सारे चित्र किसके हैं? ये सारे चित्र हैं मंसूर के। ठीक है, ये किसके हैं? मंसूर के हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिर लाल फूलों की बहार, ये भी मंसूर का है। मोरनी, जेब्रा और पादरी, जंगली स्ट्रॉबेरीज। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, हाँ, तो जंगली स्ट्रॉबेरीज तक ये सारे चित्र किसके हैं? मंसूर के हैं। और अगला यहाँ पर आता है जहांगीर का सिंहासनारोहण। फिर बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां, ये सारे चित्र किसके हैं? ये सारे चित्र हैं अबुल हसन के। शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर, ये भी अबुल हसन का चित्र है। और फिर यहाँ पर गरीबी को नष्ट करते जहांगीर, ये भी किसका है? अबुल हसन का है। और काला हिरण, शेर का शिकार करते जहांगीर, जहांगीर मैंडोना का चित्र पकड़े हुए। तो ये सारे चित्र हैं जो कि जहांगीर कालीन है, आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अगला पॉइंट आता है जहांगीर कालीन चित्रकला के विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, विशेषताएं आपने जो भी पढ़ी हैं, चाहे वो अकबर काल की हों, जहांगीर काल की हों, अभी आप आगे आपको शाहजहां काल की पढ़ाई जाएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सारे विशेषताओं को पढ़ते हैं, देन उनको समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि इस समय की जो चित्रकारी है, यानी जहांगीर काल की जो चित्रकारी है वो ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई थी। ईरान का प्रभाव इस पर जो था तो वो धीरे धीरे क्या होता है? हट जाता है। ईरानी प्रभाव धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, निकल जाता है चित्रों से, और कौन सा प्रभाव बढ़ जाता है? भारतीय प्रभाव। और वास्तु यानी जो भवन वगैरह हैं, पहाड़ियां, वृक्षों और पत्तियों और बादलों के अंकन में ईरानी प्रभाव इस समय तक पूरा समाप्त हो गया। तो जहांगीर काल में जो ईरानी प्रभाव है, थोड़ा बहुत जो बचता भी है वो सारा समाप्त हो जाता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, चित्रों में वास्तविकता और स्वाभाविकता आ गई थी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बताती हूँ। देखिए, जहांगीर काल में जो यूरोपीय चित्रकार हैं वो काफी आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सर टॉमस रो का जिक्र किया था। तो जहांगीर काल में यूरोपीय चित्रकार ज्यादा आते हैं और यूरोप की चित्रकला की विशेषता है वास्तविकता, यानी जो चित्र उन लोगों ने बनाए हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि वहां काम होता था तेल रंगों में और अपने यहाँ क्या चलते थे? जल रंग। ठीक है, टेम्परा पद्धति में काम होता था। तो जो रियल चीजें हैं या फिर जो रियलिस्टिक है वो चित्रकला कहाँ की है? यूरोप की, क्योंकि वहां तेल रंगों में काम होता है। तो जब वो चित्रकार यहाँ पे आते हैं, अपने चित्रों को लेकर आते हैं और यहाँ के जो पेंटर्स हैं उन चित्रों को देखते हैं तो उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो शाहजहां है वो आदेश देता है कि इस तरीके के चित्र बनाइए।
तो इस प्रकार से क्या होता है कि जहांगीर काल में चित्रों में वास्तविकता आ गई थी, स्वाभाविकता आ गई थी, यानी चित्रों को देखते ही पहचान लेते थे कि हाँ ये किसका चित्र है, बहुत ही रियल बनाए जाने लगे थे। और विशेषकर पक्षियों का चित्रण जो है वो इतना प्राकृतिक था कि वे रंगीन फोटो जैसे लगते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर आता है पॉइंट कि चित्रों में रेखाएं अधिक महीन, कोमल और स्पष्ट हो गई थी। आकारों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार चित्र तल पर दिखाया जाने लगा था। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ये होता है कि 3D, आप ऐसे समझिए बहुत ही साधारण भाषा में 3D, तृतीय आयाम को पाश्चात्य ढंग से दिखाने का प्रयास हुआ है। जिस प्रकार से जो पाश्चात्य चित्रकला है, पश्चिमी चित्रकला है, उसमें चित्रों को रियल बनाया जाता था, वैसे ही यहाँ भी काम होने लगा, चित्रों को 3D बनाया जाने लगा। और वैसे इस प्रकार का काम यहाँ पर नहीं होता था। आगे समझिएगा, इस काल में जो चेहरे हैं वो प्रायः एक चश्मा बनाए गए हैं और पर्दाज का कार्य बहुत उत्कृष्ट है। पर्दाज क्या होता है? छाया प्रकाश दिखाना, शेड दिखाना, ठीक है, जिससे चित्र रियलिस्टिक लगे और 3D लगे। जहांगीर के चेहरे के पीछे दिव्य प्रकाश वृत्त बनाने की यहाँ से परंपरा शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिव्य प्रकाश वृत्त बनाने की जो परंपरा है वो किस काल से शुरू होती है या फिर कौन बनवाना प्रारंभ करता है, तो जहांगीर। ये ना आपको अकबर काल में बताया गया था, ना हुमायूं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और इसको आभा मंडल भी कहते हैं, प्रभा मंडल भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो देवी देवताओं के चित्र होते हैं उनके सिर के पीछे इस प्रकार से वृत्त बना होता है, इस तरीके से, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, पीले रंग का, खासकर पीले रंग का ही होता है। तो इसको कहते हैं दिव्य प्रकाश वृत्त या फिर आभा मंडल, प्रभा मंडल। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो चित्र है उसमें लगे कि हाँ ये प्रभावशाली व्यक्ति है। तो जहांगीर खुद को बहुत प्रभावशाली दिखाने के लिए इस प्रकार के जो चित्र हैं वो बनवाता था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और शासक के अलावा दरबारियों, कवियों, संगीतज्ञों, कलाकारों, शिकारियों, ज्योतिषियों और स्त्रियों के भी चित्र बनाए गए हैं। जो दिव्य प्रकाश व्रत वाला पॉइंट है ये आप याद रखेंगे, ये जहांगीर काल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और सिर के पीछे बनाया जाता था गोल पीले रंग का। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर इस समय लंबा जामा, नीचे तक जाता पायजामा और खिड़कीदार पगड़ी प्रचलित हुई। स्त्रियों की राजस्थानी वेशभूषा और सूथन और ओढ़नी ये सब प्रयोग होने लगा था। तो ये यहाँ पर वस्त्र दिए हुए हैं कि पुरुष क्या पहनते थे और स्त्रियां क्या पहनती थी चित्रों में, ठीक है। आगे समझिएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट आता है मिश्रित रंगों तथा एक ही रंग के विभिन्न टोन का प्रयोग हुआ है। जहांगीर काल में मिश्रित रंगों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है, क्योंकि छाया प्रकाश दिखाते थे तो उसमें मिश्रित रंगों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। चित्रों में छाया प्रकाश और स्वर्ण रंगों का प्रयोग बढ़ गया। अकबर कालीन पुस्तक चित्रों के स्थान पर छिन्न चित्र बनाने की स्वतंत्र परंपरा विकसित हुई। देखिए, जब आपको अकबर कालीन चित्रकला पढ़ाई गई थी तो वहां पर आपको क्या बताया गया था कि यहाँ पर अधिकतर पोथी चित्रण हुआ है, यानी पूरी पूरी पुस्तकें चित्रित की गई हैं। बट जहांगीर काल में क्या होता है, पुस्तक चित्रों के स्थान पर फुटकर चित्र बनते हैं। छिन्न चित्रों का मतलब है फुटकर चित्र, और चित्र अलग अलग वसली पर बनाए जाते हैं। वसली क्या होती है, तो जैसे देखिए समझिएगा वसली कैसे बनाई जाती है। तो एक जैसे ये कागज ले लिया, फिर इसके ऊपर गोंद से दूसरा कागज चिपका दिया, तीसरा चिपका दिया, इस प्रकार से 4-5 कागज चिपका कर मोटा कागज तैयार किया जाता था, उसे कहते हैं वसली। तो यहाँ पर क्या होता है, जहांगीर काल में वसली चित्रण प्रारंभ होता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, इस काल में चित्रों के जो हाशिए हैं वो अधिक सुंदर बनाए जाने लगे और इनमें जनजीवन, पशु पक्षी और पेड़ पौधों का अलंकरण किया जाने लगा। इनमें हाशियों में, कुछ हाशियों में सोने का वर्क भी लगाया जाता था, यानी सोने चांदी का काम भी हाशियों में किया जाने लगा। फिर अगला पॉइंट आता है कि चित्रों के जो विषय हैं वो क्या हैं, भिक्षुक, सामान्य जनजीवन, संत सूफी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकार, दरबार, सभी यानी व्यक्ति चित्र
और उत्सव, ये सब क्या थे? जहांगीर कालीन चित्रों के विषय थे। संतों से भेड़ के चित्रों में अधिक सौंदर्य, उन्मुक्तता और आदर्शवाद दिखाई देता है। तो ये थी जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताएं। और अगला पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिएगा, जहांगीर कला में ईसाई जाति के लोगों एवं संतों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। यहाँ पर शिक्षित नहीं है, चित्रित है। देखिए, आपको अकबर कालीन चित्रकला पढ़ाई गई, मुगल कालीन पढ़ाई गई, बाबर के टाइम पीरियड पे, तो कहीं पर आपको नहीं बताया गया था यहाँ पर ईसाई धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। बट आपको जहांगीर काल में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ईसाई धर्म से संबंधित चित्र बनने प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी यात्री हैं वो बहुत आए हैं, तो उसी प्रकार से ईसाई प्रभाव भी यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं नोट में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, जिसे कहते हैं जहांगीर नामा, इस नाम से लिखना प्रारंभ की थी और फिर ये इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद में इसे पूर्ण कौन करता है? तो मोतमिद खां। ठीक है, जहांगीर अपनी जो आत्मकथा है वो स्वयं लिखना प्रारंभ करता है, बट इसकी डेथ हो जाती है। तो आत्मकथा को पूरा कौन करता है? मोतमिद खां। अगला पॉइंट यहाँ पर, जहांगीर का प्रिय एवं सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? अबुल हसन, जिसको जहांगीर ने नादिर-उज़्ज़मा यानी वंडर ऑफ द एज ये उपाधि दी थी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर आता है नेक्स्ट, जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार उस्ताद मंसूर था। इसने पक्षियों के चित्र बहुत ही बेस्ट बनाए हैं और जिसे जहांगीर ने नादिर उल अश्र यानी युवा शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नादिर उल अश्र की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, या फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि जहांगीर ने मंसूर को कौन सी उपाधि दी थी, अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और अगला यहाँ पर आता है, मुगल काल में जहांगीर काल में मुगल शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। मुगल शैली की बात होगी जब, यानी चित्रों की बात, चित्रकला की बात जब होगी, तो उसका श्रेय दिया जाएगा जहांगीर टाइम पीरियड को। ठीक है, समझ गए ना आप? जहांगीर काल में मुगल शैली या फिर जो मुगल चित्रकला है उसका स्वर्ण काल होता है, क्योंकि ये चित्रकला का बहुत ही प्रेमी था। और अकबर काल में आपको क्या बताया था? अकबर काल में जो भी कलाएं हैं, चाहे वो चित्रकला है या फिर स्थापत्य कला है, सब में काम होता है। संगीत कला है, उसके दरबार में एक से एक संगीतज्ञ थे, तो वहां पर क्या होता है, मुगल कला का स्वर्ण काल था। वहां पर सभी कलाएं जो हैं वो बराबर थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये चित्रकला को अधिक महत्व देता है। इसके टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट जो इमारत है वो कोई नहीं बनी है। अभी आप शाहजहां काल को पढ़ेंगे तो शाहजहां का जो मन है वो स्थापत्य में लगता था। उसने क्या बनवाया था? ताजमहल। तो वहां पर जो चित्रकला है वो धीमी पड़ जाती है, लेकिन वो स्थापत्य में काम कराता है। तो जहांगीर के टाइम पीरियड को हम स्थापत्य के लिए जानेंगे, शाहजहां के टाइम पीरियड को हम स्थापत्य के लिए जानेंगे, एंड जहांगीर के टाइम पीरियड को हम चित्रकला के लिए जानेंगे। और अकबर के टाइम पीरियड में कला यानी जो भी कलाएं हैं सब समान गति से चलती हैं, सबका विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे देखिए दो ही पूछे जाएंगे। एक तो ये आएगा कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को कहते हैं, तो जहांगीर के। और दूसरा, मुगल स्थापत्य कला का, स्थापत्य में क्या आते हैं, भवन वगैरह, ताजमहल क्या है, स्थापत्य है। तो मुगल स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां काल में होता है। तो शाहजहां काल को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था जहांगीर कालीन चित्रकला, ये यहाँ पर समाप्त होती है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो वो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस आएँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।